नमस्कार, शहनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अजीत। बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। औरैया में शराब पीने से मना करने पर रेस्टोरेंट में फायरिंग और तोड़फोड़ की खबर है। संतोष यादव समेत कुछ दबंगों पर फायरिंग करने का आरोप लगा है। विधुना कोतवाली से महज कुछ ही दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल कल हुए विवाद के बाद रेस्टोरेंट मालिक ने दबंगों के खिलाफ कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिससे नाराज दबंगों ने ये तोड़फोड़ की है। वहीं पुलिस के इस मामले में कार्रवाई न करने पर लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त। औरैया में शराब पीने से मना करने पर रेस्टोरेंट में फायरिंग और तोड़फोड़ की खबर आ रही है। गौरव श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं इस वक्त। गौरव, आखिर पुलिस ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की कि दबंगों का हौसला इतना बड़ा कि फिर से तोड़फोड़ की दबंगों ने, और अब तक पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कुछ कर पाई है? क्या कहने की स्थिति में है पुलिस? अजीत, आपको बता दूं कि कल ये फैमिली रेस्टोरेंट है, इसमें ये दबंग लोग आए थे और शराब पीने लगे, जिसे रेस्टोरेंट मालिक ने मना किया तो उनके साथ मारपीट की गई। इसके बाद रेस्टोरेंट मालिक ने विधुना कोतवाली में तहरीर दी, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। और इस तहरीर से नाराज होकर आज ये सुबह दबंग 5-6 लोगों के साथ आए और रेस्टोरेंट में जमकर फायरिंग की। अजीत, आपको बता दूं कि ये रेस्टोरेंट जहां है उससे कोतवाली की दूरी महज 100 कदम की है और मेन चौराहे पे बना हुआ रेस्टोरेंट है। इसके विरोध में लोगों ने चौराहे पे जाम लगा दिया है और इटावा और कन्नौज मार्ग पूरी तरीके से बंद है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आरोपी के जब तक पकड़े नहीं जाएंगे उन लोगों का कहना है कि वो जाम नहीं खोलेंगे। अजीत, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। लोगों में आक्रोश है इस बात को लेकर और सड़क पर जाम लगाकर लोगों ने अपना विरोध जताया है। इधर आगरा में देर रात हुए बम धमाके के मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। मकान के आसपास रह रहे लोगों का यह कहना है कि मकान में कुछ संदिग्ध लोग देखे गए थे और अब वे सभी लापता हो गए हैं। वहीं पुलिस ने कहा है कि वो इसकी भी जांच करेगी। तो जिस तरह की बातें अब सामने आ रही हैं, इसमें पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ गई है, जबकि पहले इस मामले को हल्के में लिया जा रहा था। आगरा में देर रात हुए बम धमाके के मामले में नए नए खुलासे अब हो रहे हैं और मकान के आसपास रह रहे लोगों ने यह कहा है कि मकान में कुछ संदिग्ध लोग देखे गए थे जो अब लापता हैं। पुलिस ने कहा है कि वो इन सब चीजों को लेकर जांच करेगी। तो आगरा के थाना रकाबगंज के बालूगंज इलाके में 2 मंजिला मकान में हुए धमाके के पीछे का कारण अब तक नहीं पता चल सका है। पुलिस और बीडीएस की टीम मामले की जांच कर रही है। वहीं घटनास्थल का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता विवेक पाठक ने। कल ताजनगरी आगरा में देर रात एक धमाका होता है और इस धमाके की धमक इतनी तेज थी कि जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस मकान में ये धमाका हुआ है, ये 2 से 3 मंजिला बना हुआ मकान है, जिसकी जर्जर हालत और इसके जो मकान की जो दीवारों के जो चिथड़े हैं आपको बता सकते हैं कि उस धमाके की तीव्रता कितनी खतरनाक रही होगी। इस धमाके की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई और यहाँ पर जिस वक्त जो राहत कर्मी यहाँ पर पहुंचते हैं तो बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में, इस पूरे धमाके के बाद में 2 बच्चियों ने अपनी जान गंवाई है। साथ ही साथ 3 अन्य लोग और हैं जो अस्पताल इस वक्त अपनी जान से और जीवन और मौत की जो जंग है उससे जूझ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर इस मकान के परिजन मौजूद हैं और इन्हीं से जानना चाहेंगे कितना खतरनाक वो हादसा इनके सामने था। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह जी, जो धमाका हुआ उसके पीछे कारण क्या मान के चलते हैं? किस तरह का दृश्य था जब आपने पहले यहाँ देखा? था नहीं, मैं बैठा था दूसरी जगह, तो मुझे फोन किया था, तब मैं आया तो देखा था यहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका था। तो ये धमाके की वजह क्या बताई जा रही है? जिस तरह से बताया कोई लोगों ने साजिश सजी है। तो धमाके से छोटे मोटे से होता नहीं है, वो किसी साजिश सची है। बम की रखा तो उसे हुआ इतना बड़ा धमाका, नहीं कभी होता नहीं। देसी बम भी यहाँ मिले, बीडीएस की टीम आई थी। बम से क्या इतना धमाका हो जाएगा? चलो मिले भी तो आपकी बात है। देसी तो आप मानते हैं इसमें साजिश है और कुछ और इसमें रखा गया था इसी वजह से? साजिश की होगी क्योंकि दुश्मनी चलती है, लोग हजारों दिन में क्या कह सकते हैं। तो एक बात सीधी तौर पर तय की जा सकती है कि यहाँ जो इस घर के लोग जो रहने वाले रिश्तेदार हैं उनका मानना है कि ये साधारण धमाका नहीं था। यहाँ चूंकि कुछ लोगों से रंजिश मानी जा सकती है, इसी वजह से हो सकता है कि उन्हीं उस साजिश के तहत यहाँ पर कुछ प्लान किया गया हो, कुछ साजिश की गंध यहाँ पर लोगों को दिख रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से पहली जो बात निकल के आई वो ये निकल के आई थी यहाँ पर हो सकता है सिलेंडर फटने से हादसा हो, लेकिन इस वक्त अब जो बीडीएस की टीम यहाँ जांच करके गई है उनके हाथ में देसी बम यहाँ मिले हैं। अब ये जांच का विषय है कि वो देसी बम का क्या कारण था। हालांकि जो परिजन कह रहे हैं वो ये था कि जिस तरह से धमाका हुआ है आस पड़ोस के घरों की दीवारें भी जो है पूरी तरह से चटक गई हैं और अंदाजा जो आप बिल्डिंग का लगा सकते हैं उससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं
अब शहर यानी कि ताजनगर की सुरक्षा में बहुत बड़ा खतरा है। आग के धमाके के, आप बारूद के साथ जो रह रहे हैं, आम जीवन जो जी रहे हैं, उसका एक प्रत्यक्ष स्वरूप यहाँ पे देखने को मिलता है। मैं आपको बता दूं, ये जो यहाँ खुदाई जो चल रही है आपके सामने सामने आप देख सकते हैं कि ये खुदाई केवल उस जगह की जा रही है। यहाँ पर जो मैंने बताया कि 2 बच्चियां इस पूरे हादसे में जो है मौत के आगोश में गई हैं, उन्हीं बच्ची की यहाँ पर कुछ शरीर के अंग हैं जो इस मिट्टी के मलबे पर दबे हुए हैं। पूरी तरह से मजदूर कोशिश कर रहे हैं कि उन अंगों को निकाला जा सके, और जिस तरह से जो तकलीफ यहाँ के लोगों को होगी, जो परिजनों को होगी, निश्चित रूप से उसका अंदाजा भी लगाना और बयान करना बेहद मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिरकार वही खड़ा होता है कि आखिरकार अगर ये धमाका हुआ तो सिलेंडर से हुआ या कैसे हुआ, इसका जांच पुलिस करेगी। लेकिन अगर ये धमाका हुआ है तो उसके पीछे अगर साजिश भी बताई जा रही है तो उसके आप जांच पुलिस किस दिशा में करेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ये वो इलाका है जो ताजमहल से चंद किलोमीटर की दूरी पर है, और ऐसा हादसा कहीं न कहीं इस शहर और ताजमहल की सुरक्षा से भी जोड़ के देखा जा सकता है। विवेक पाठक, जी मीडिया, आगरा। तो आगरा के रकाबगंज इलाके में 2 मंजिला मकान में हुए इस धमाके में पुलिस की जांच शुरू हो गई है। मकान के मलबे में देसी बम मिले हैं और इस घटना में विस्फोटक के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। ताजमहल से कुछ ही दूरी पर हादसा होने की वजह से पुलिस भी सतर्क है। आपको बताएं, तेज धमाकों के साथ होटल संचालक का 2 मंजिला मकान ढह गया था और इस विस्फोट में 2 बहनों की मौत हो गई, जबकि मकान मालिक समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। धमाका इतना तेज था कि आसपास के मकानों में भी दरारें आ गई। कल ये थाना रकाबगंज क्षेत्र में बालूगंज के इलाके में एक विस्फोट हुआ था, जिसमें पूरा घर का ऊपरी छत नीचे आ गया। मलबे में दब करके 2 लोगों की मृत्यु हुई है, दोनों लड़कियां हैं, और 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हैं, जो उपचार में इस समय अस्पताल में हैं। और अगली खबर का रुख करें तो कासगंज में बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर मनचलों ने 2 युवकों को चाकू मारकर घायल कर दिया। घटना कासगंज के सहावर कस्बे के काजी मोहल्ले की है। दोनों युवकों को गंभीर हालत में अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। युवती के साथ पड़ोस में रहने वाले शख्स ने छेड़छाड़ की थी, जिसका युवती के भाइयों ने विरोध किया था। कुछ देर बाद आरोपी अपने 4 साथियों के साथ आया और युवती के दोनों भाइयों को चाकू मारकर घायल कर दिया। उधर पुलिस को इस मामले में कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है, लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी है। दानिश नाम का लड़का हमारे मोहल्ले में आता था, हमारी भतीजी थी, उसको छिड़काने कर रही, उसने कई बार आज वो आया और हमने थोड़ा एहतियात उठाया। उसके बाद में वो थोड़ी देर बाद जाके फिर 2, 4, 10, 15 लड़कों को लाके फिर वो पीछे से छुरी लाके उन पे दोनों मेरे भतीजों पे वार कर दिया। दोनों की गंभीर नाजुक हालत ज्यादा है, एक का सारा कटा हुआ है, एक का इस तरीके से कटा हुआ है। और कासगंज में ही वीरपाल नाम के एक शख्स की लोहे की रॉड से पीट कर हत्या कर दी गई। घटना नूरिया गांव की है। हत्या का आरोप भानु नाम के युवक पर है। लोगों के मुताबिक वीरपाल के युवक की मां के साथ अवैध संबंध थे, जिसको लेकर वीरपाल और भानु के बीच कई बार विवाद हुआ था। बीती रात भानु ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे वीरपाल की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस केस दर्ज कर फरार आरोपी भानु की तलाश कर रही है। गांव के जो भानु था, उसकी मां से इनके प्रेम संबंध काफी दिनों से चल रहे थे। इस वजह से इनमें रोजाना कहासुनी हुआ करती थी। कहासुनी के कल ज्यादा कहासुनी हुई। इस बीच जो है वो लोहे की छड़ लेके आकर के उसने प्रहार इनके सर पर कर दिया और पीट के उनकी हत्या कर दी गई। ये भानु के आपस में कल कैंसर में रात को करीब 8 बजे करीब हुई थी आपस में गाली गलौज। तो उसी आवेश में आके भानु ने एक लोहे का बेलचा उसके सिर पर मार दिया था। उसी चोट के चलते उसकी मौत हो गई है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुझे तलाश की जा रही है, शीघ्र गिरफ्तार होगा। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेज दी गई है। इधर बुलंदशहर की ताज मार्केट में आज एक महिला दुकानदार की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाश ने जिस वक्त फायरिंग की बदमाशों ने, उस वक्त महिला का पति दुकान के ऊपरी हिस्से में मौजूद था। वहीं बदमाशों की संख्या 6 बताई जा रही है। उधर मृतक के बच्चों के मुताबिक हमला करने वाले शख्स की पड़ोस में दुकान है और उसने व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के चलते इस वारदात को अंजाम दिया है। जब दुकान बंद है वो यहीं पे रहते थे। वो मेरे पापा मम्मी को मारने आए थे। पापा के नहीं लगी गोली और वो 2-3 लड़के थे, उन पे बंदूक थी। उन्होंने मेरी अम्मी की गोली मार दी और मैं और मेरे पापा ऊपर भाग गए थे। अंकल
मऊ में युवती को गोली मारने का मामला सामने आया है। युवती को गंभीर हालत में बीएचयू रेफर कर दिया गया है। घटना सरायल खंशी थाना क्षेत्र के कुशमौर गांव की है। घर में मरम्मत का काम चलने की वजह से युवती घर के बाहर सो रही थी। बाइक पर सवार होकर आए दो बदमाशों ने युवती को पैर में गोली मारी और फरार हो गए। परिजन युवती को जिला अस्पताल ले गए, जहां से उसे बीएचयू रेफर किया गया है। इधर डॉक्टर एक्सरे के बाद ही कुछ कहने की बात कह रहे हैं। परिजनों ने किसी रंजिश से इनकार किया है और किसी पर भी शक नहीं जताया है। पुलिस इस मामले की जांच में लगी हुई है। चैत्र नवरात्र मेले के बाद विंध्याचल धाम का गंगाजल से शुद्धिकरण किया गया। इस दौरान हजारों की तादाद में भक्त गंगा के पवित्र जल को घड़े में भरकर सभी देवी देवताओं के अभिषेक में शामिल हुए। नवरात्र में हर रोज देश के कोने कोने से भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं और तंत्र मंत्र के साधक माता दरबार की साधना में लीन होकर माता रानी की कृपा पाते हैं। ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। मेला खत्म होने के बाद विंध्याचल वासी धाम की गंगा जल से धुलाई करते हैं। वैशाख महीने के पहले दिन होने वाली पूजा में विंध्याचल क्षेत्र के सभी समुदाय के लोग शामिल होते हैं, धाम की सफाई करते हैं और नगाड़ा शहनाई की धुन के साथ माता की आराधना करते हैं। कि मां विंध्यवासिनी दरबार में जो भी तंत्र साधना होती है नवरात्र के 9 दिन में, उसके लिए हम लोग जागनी सागनी जो आवाहन करके जोगनी को लोग बुलाते हैं, उसके शुद्धिकरण के लिए पूरा नगर मिलकर पूरा विंध्याचल नगर की सफाई करते हैं। मां विंध्यवासिनी के मंदिर का अभिषेक करते हैं, मां विंध्यवासिनी के चरण का अभिषेक करते हैं। हर एक पूर्णिमा को 30 साल से आते हैं। हमारे पूरे परिवार को शांति से 2 रोटी मिल जाता है। बिल्कुल शांति महसूस होती है। सारी धन संपदा से हम परिपूर्ण हैं। लखनऊ से बड़ी खबर। प्रमोशन में रिजर्वेशन पर 2 पक्ष एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। 2 साल से चुप रही यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल होने पर अब हरकत में आ गई है और इसी के तहत सिंचाई विभाग में डिमोशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके तहत प्रदेश में 2 लाख कर्मचारी अधिकारी डिमोट होंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में रिजर्वेशन को गैरकानूनी बताया था और इस मामले में अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। वहीं आरक्षण समर्थकों ने शपथ लेते हुए कहा है कि जिस सरकारी विभाग का सेवा संगठन आरक्षण का विरोध करेगा, उस सेवा श्रमिक संगठन के इस संगठन से दलित कार्मिक तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र देंगे। आपको बताएं, कल यूपी में 8 लाख आरक्षण समर्थक अपने मुख्यालयों पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करेंगे। पहले तो हम सरकार से ही मांग करेंगे। सरकार से मांग करेंगे, जब आपने आदेश में संशोधन कर दिया, जो 28 अप्रैल को आदेश किया था, उसमें ही आपने कहा था, उस आदेश को संशोधित कर दिया है कि अब पदोन्नत कर दिया जाए, तो वो सब पे लागू हो जाता है। लेकिन उसकी कॉपी नहीं दी है, एंडोर्समेंट नहीं दिया। बाकी सब विभागों को अगर कॉपी देंगे, ये हो सकता है सरकार को कुछ ऐसा हो कि आंदोलन भड़क जाएगा, कुछ होगा, इस वजह से सरकार डर रही है। एक एक विभाग में हमारे ख्याल से किया जाएगा ये। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि माननीय उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो 3 साल से पूरे मामले को लटकाए हुए। अगर सरकार सही तरीके से हमारी बात माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखे तो कल का निर्णय निश्चित ही हमारे पक्ष में आए, क्योंकि एम नागराज के केस में ये डिसीजन हो चुका है कि पदोन्नतियों में आरक्षण लागू करने के पहले राज्य सरकारें उसका एक कमेटी बनाकर प्रतिनिधित्व की दक्षता की, हमारी जो पिछड़ापन है उसका एक वो बना ले, उसकी पूरी सूची बना के और ये देख ले, इसके बाद पदोन्नतियों लागू कर सकती हैं। और लखनऊ में आयोजित पीएमएस सम्मेलन में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा जाए ताकि डॉक्टर्स के कामकाज के माहौल को बेहतर बनाया जा सके। बाहर जाने का भी मौका मिले, गोष्ठियों में या और तमाम कार्यक्रम दुनिया के हिस्सों में होते हैं। मैं समझता हूं विभाग को इसका रास्ता निकालना चाहिए और मौका देना चाहिए। जो डॉक्टर बाहर जाना चाहते हैं वो जाएं, कम से कम सीखें और जो अपना अनुभव है वो शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर जो दुनिया के दूसरे हिस्से में वो ताज्जुब करेंगे कि कितने बीमार लोगों को आप देखते हो। वो पूरे साल में जितने बीमार लोगों को देखते हैं वो आप 1 महीने में उतना देख लेते हो। तो ये अनुभव भी किसी के पास नहीं है। और लखनऊ में आज नेशनल साइकिलिंग 2015 का आयोजन किया गया। सीएम अखिलेश यादव ने केडी सिंह बाबू स्टेडियम में साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई।
यूपी सरकार और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से इस रैली का आयोजन किया गया। यहाँ साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार कर सकती है सरकार कर रही है। गरीबों की साइकिल का 4% हम लोगों ने वैट खत्म कर दिया। वेरी गुड। यहाँ पर बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश में कहीं कंपटीशन कराने के लिए कोई स्थान नहीं था, वो भी हमने बजट में शामिल कर करके लगभग 150 करोड़ रुपए दिया स्टेडियम, जहाँ वेलोड्रम बन जाएगा। उसके बाद कॉम्पिटिशन हो सकेगा। और प्रदेशों में तो है लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है। मैं चाहूंगा यहाँ नेशनल साइकिलिंग का कार्यक्रम आज पहली बार हुआ है। यहाँ पर फेडरेशन के लोगों से कहूंगा कि जो सहयोग आप चाहते हैं सरकार की तरफ से, हम लोग सरकार की तरफ से सहयोग करेंगे, जिससे कि ये लगातार आपका कंपटीशन होता है और लगातार इससे जुड़े भी कंपटीशन करने वाले और नौजवानों को मौका मिले। और साइकिल के मुद्दे पर आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मायावती के बीच नोकझोंक देखने को मिली। दरअसल मायावती ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कटाक्ष किया कि सीएम के पास काम नहीं है, इसलिए वे साइकिल चला रहे हैं। और जब अखिलेश से ये पूछा गया तो उन्होंने तपाक से जवाब दिया कि जो साइकिल चलाता है वो पर्यावरण बचाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास काम तो कुछ है नहीं, अब वो साइकिल नहीं चलाएगा तो क्या चलाएगा? काम धाम कुछ बचा नहीं है। उद्घाटन भी वो कर रहा है जो मेरी सरकार में काम शुरू कर दिए गए थे, बाकी सब वो आए दिन घोषणाएं करता रहता है, जमीन पे कुछ नजर नहीं आ रहा है। साइकिल तो स्वास्थ्य ठीक रखती है, जो साइकिल चलाएगा वो पर्यावरण बचाएगा, साथ ही साथ में अपना स्वास्थ्य भी ठीक रखेगा। मैं तो ये कहूंगा कि जो साइकिल की खिलाफत करते हैं, साइकिल चलाने को बुराई मानते हैं, ये साइकिल बच्चों की है, किसानों की है, गरीबों की है, मजदूरों की है। तो साइकिल तो ज्यादा चलानी चाहिए जिससे स्वास्थ्य ठीक रहे। और मैं तो कहूंगा अगर स्वास्थ्य ठीक रखना है और अपना दिन भर खुश रहना है तो साइकिल जरूर चलाएं। अगर 25 अप्रैल तक चलने वाली वीएचपी की 84 कोसी परिक्रमा आज बस्ती जिले के मखभूमि से शुरू हो गई है। 84 कोस के सफर के दौरान परिक्रमा बस्ती, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, गोंडा और फैजाबाद के कई पौराणिक स्थलों से होकर गुजरेगी। इससे पहले कल चंद्र ग्रहण का सूतक समाप्त होने पर साधु संतों की टोली और लोग 84 कोसी परिक्रमा के लिए अयोध्या से बस्ती जनपद के मखभूमि के लिए रवाना हुए थे। परिक्रमा पूरी करने के बाद 27 अप्रैल को जानकी नवमी मनाई जाएगी और 28 अप्रैल को अयोध्या में सीताकुंड सरोवर में स्नान और कारसेवकपुरम में पूजन के साथ ये परिक्रमा संपन्न हो जाएगी। जिस प्रकार से अयोध्या में 5 कोसी और 14 कोसी होती है, परिक्रमा करके श्रद्धालु जो है आस्था को अपने प्रकट करते हैं, ठीक उसी प्रकार से 84 कोसी की परिक्रमा अयोध्या से प्रारंभ हुई है और मखभूमि से कल प्रातः जो है संत धर्माचार्यों के नेतृत्व में अपने पड़ाव की ओर बढ़ेगी। यह परिक्रमा जो है 84 कोसी बस्ती, गोंडा, बाराबंकी, फैजाबाद होते हुए अयोध्या पहुंचेगी। अयोध्या में यह कार्यक्रम जो है 25 अप्रैल को संपन्न होगा। बीजेपी सांसद और बीडी किंग कहे जाने वाले श्यामाचरण गुप्ता के खिलाफ पार्टी ने सख्त रुख अपनाया है। पार्लियामेंट्री कमेटी ने श्यामाचरण गुप्ता को नोटिस भेजकर दिल्ली बुलाया है। खबर है कि उन पर कार्रवाई हो सकती है। इधर बीजेपी सांसद श्यामाचरण गुप्ता ने इलाहाबाद में ये कहा है कि वो अपनी कही बातों पर कायम है। उन्हें कोई फोन नहीं आया है और अगर सरकार को कोई आपत्ति होगी तो वो उसका जवाब देंगे। वे आज दिल्ली आ रहे हैं और अपनी बात कहेंगे। दरअसल सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी जिसके मुताबिक तंबाकू उत्पाद के रैपर के 85% हिस्से पर वार्निंग होनी चाहिए, चेतावनी होनी चाहिए और इसे 1 अप्रैल से लागू होना था, लेकिन विवादों की वजह से ये लागू नहीं हो पाया। पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसे रोकने के लिए सिफारिश की थी। अभी मैं जितना बोल चुका उसी से जो कुछ निकालना निकालिया। अभी कोई कमेंट मेरी न लीजिए, 1-2 दिन बाद फिर ले लीजिएगा। नहीं, लेकिन जो क्या दिल्ली जा रहे हैं आप? हाँ, दिल्ली जाऊंगा। जवाब देंगे इस पूरे मामले पर? भाई मैं लौट के फिर आइए तो फिर बात करता हूँ। अभी कुछ नहीं, अभी मैं जानबूझ करके अभी आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ, नो कमेंट। इधर देवरिया में अंसारी रोड स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में करोड़ों की चोरी के मामले में 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर फरार सिपाही श्रीप्रकाश को शरण देने का आरोप है। मामले में श्रीप्रकाश सहित 3 पुलिसकर्मियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। इस मामले में सिपाही श्रवण कुमार, पंकज शुक्ला को निलंबित किया गया है।
पूरे केस में 2 बैंक कर्मियों पर भी शक की सुई घूम रही है। वहीं फरार सिपाही सूर्यप्रकाश के बारे में जानकारी मिली है कि वो पत्नी की हत्या के आरोप में 11 सालों तक बर्खास्त रह चुका है।